Hello dear friends, I am Kate Kumar Misra and welcome to my KK Study channel. So guys, today I will discuss about linear equation in two variable. ये कक्षा 10 की मैथ है, लेसन 2 है। तो इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, जाकर उसको देख लीजिएगा। तो आज की क्लास है रैखिक समीकरण हल करने की विधि, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लाइनर इक्वेशन। रैखिक समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधि होती है। तो और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचती रहे। तो रैखिक समीकरण हल करने की विधि, हमारे पास रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधि होती है। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहली और दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। तो हमारे पास 3 विधियां होती हैं रैखिक समीकरण को हल करने की। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। विलोपन विधि होती है विलोपन विधि को हम कहते हैं, विलोपन विधि की इंग्लिश होती है विलोपन विधि, इसकी इंग्लिश होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। और वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये होती है हमारे पास 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम मुख्यतः प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं समीकरण को कैसे हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो हमारे पास समीकरण दिया जाता है, उसमें किसी एक समीकरण से एक चर के पद का मान दूसरे चर के पद के मान में व्यक्त करके हम समीकरण को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास कोई समीकरण दिया गया हो, x + 8y = 19 और 2x + 11y = 28। इसको हमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसको मैंने क्या बताया कि किसी एक चर के पद का मान दूसरे चर के पद के मान में परिवर्तित कर उसका हम एक हल निकाल लेते हैं, फिर हम उसका मान दूसरे पद में प्रतिस्थापित कर हल कर लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा पास पहला समीकरण था और मेरे पास ये दूसरा समीकरण है। तो हम समीकरण एक से
हम देखेंगे क्या होता है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस 8y बराबर 19। तो इसमें हम x का मान निकाल लेंगे इधर। तो हमारे पास अगर x का मान हम निकालेंगे तो आ जाएगा 19 माइनस 8y। तो ये हमारा एक चर का मान दूसरे चर के मान में प्रतिस्थापित कर दिया है मैंने। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इसमें से हम x का मान समीकरण 1 में चाहे रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हमें एक हल इसका तुरंत मिल जाएगा। तो हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। x का मान समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित करने पर तो जो हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 2 है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो इसमें हम अगर x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हम पहले लिख लें समीकरण 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो अगर हम समीकरण 2 में x का मान, और x का मान हमारे पास आया है, x का मान है ये 19 माइनस 8y। तो ये मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित जब करेंगे तो 2 इंटू 19 माइनस 8y प्लस 11y इज इक्वल टू 28 हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसको गुणा करेंगे तो 19 टू जा 38 हो जाएगा हमारे पास। 38 माइनस 8 टू जा 16y प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो हम अब चर और चर पद को एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा -16y प्लस 11y इज इक्वल टू 28 माइनस 38। ये हमारे पास 16 में से 11 जाएगा तो हमारे पास बचेगा -5y इज इक्वल टू, यहाँ पर 38 में से 28 जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा माइनस का 10। ये माइनस माइनस का चिन्ह हमारे पास कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का चिन्ह कट जाएगा। तो जब माइनस का चिन्ह कट जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10। 5y इज इक्वल टू 10। तो दोस्तों यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ से y का मान आराम से निकाल सकते हैं। y बराबर 10/5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास यहाँ से 2 का y बराबर 2 यहाँ पर निकल आएगा। तो अभी हमारे पास एक चर का मान आ चुका है पूरा का पूरा, y बराबर 2 आ चुका है। तो अब हम समीकरण पहले में y का मान यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 8y इक्वल टू 90। इसमें हम y का मान रख देंगे तो हमारे पास x का मान बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 था x प्लस 8y इज इक्वल टू 19। हमारे पास x प्लस 8 इंटू वाई का मान हमारे पास आया है 2 इज इक्वल टू 19। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 16 इज इक्वल टू 19। तो x बराबर 19 माइनस 16, हमारे पास x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका हल समीकरण क्या हो जाएगा कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका हल हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक चर का मान दूसरे चर के मान में प्रतिस्थापित कर उसका हम हल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हल ऐसे हमारे पास आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा हल। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब इसका हम अगर सत्यापन करना चाहेंगे तो सत्यापन करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 में क्रमशः x और y का मान रखकर चेक कर लेंगे। और हमारे पास दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारा मान सही है। इसे सत्यापन मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ कि सत्यापन इसका हम कैसे करेंगे देखने के लिए कि सही है या गलत हमारा आंसर। तो सत्यापन करने के लिए x और y का मान पहले हम समीकरण लिख लें। पहला समीकरण था x प्लस 8y इज इक्वल टू 19
ये था पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x + 11y = 28, ये था दूसरा समीकरण। तो इसमें हम किसी भी पहले, चाहे एक समीकरण में रख दें x और y का मान, चाहे दूसरे समीकरण में ही रख दें x और y का मान, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम पहले समीकरण में रख देंगे x और y का मान, देखेंगे हमारे पास ये दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं। तो x का मान हमारे पास क्या था 3 + 8 और y का मान हमारे पास है 2 = 19। 3 + 16 = 19, यानी 19 ये 16 + 3 हो जाएगा 19, 19 = 19, यानी LHS = RHS। इससे सिद्ध होता है कि हमारा एक इक्वेशन बिल्कुल सही था और हमारा सलूशन भी पूरा का पूरा सही है। तो यह है प्रतिस्थापन विधि को हल करने की विधि। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों तक मेरा ये वीडियो पहुंचता रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अब हम दूसरे समीकरण को हल करने की दूसरी विधि की ओर चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये पहला मेथड था समीकरण विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोस्तों ये है दूसरा मेथड विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता दिया है। तो अब है विलोपन विधि। तो दोस्तों देखिए, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि इस विधि में दोनों समीकरण के दोनों चरों में से एक चर को उनके गुणांक को समान कर उन्हें विलुप्त कर देते हैं, तथा एक चर को विलुप्त करने के पश्चात से समीकरण वाला एक चर समीकरण होगा, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण के साथ इसे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई समीकरण दिया गया हो हमारे पास, जैसे हमारे पास 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, ये हमारे पास पहला समीकरण है। ये दूसरा समीकरण है। ये हमारे पास अगर ये समीकरण दिया गया हो तो हम इसको कैसे हल करेंगे। ये हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हम एक समीकरण में से एक चर के पद को हम विलुप्त कर दूसरे चर का मान हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। तो इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा पद बराबर हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, जिससे एक पद हमारा विलुप्त करने में हमें आसानी होगी। तो अगर हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 × 2x हो जाएगा समीकरण एक का मान, प्लस 3y × 2 हो जाएगा = 8 × 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x + 6y 4x + 6y = 16। ये पहला समीकरण था। और ये दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 7। यह है दूसरा समीकरण। तो हम अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें एक पद को बहुत ही आसानी से हम विलुप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम घटाने पर लिखेंगे। यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें घटाने पर हमारा ये दोनों पद कट रहा है, तो हम दोनों पद को काट देंगे। तो इसका मान जो आएगा, इसका मान हमारे पास इसमें हमारे पास कोई चर नहीं बचेगा। तो इसका मान हमारे पास जो आएगा, 16 में से 7 हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। लेकिन इसमें हमारे पास इधर दाएं पक्ष में कोई चर बचा नहीं है, तो इसलिए ये कथन जो है ये असत्य माना जाएगा। अतः दिए गए रेखीय समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा।
तो इसका पहला क्वेश्चन था। अब हम जिसमें एक और दिया गया है समीकरण, हम उसको आप लोगों को बता रहे हैं। इसका तो इसमें तो पूरा कट गया, इसमें कोई चर नहीं बचा है, इसलिए मैं आप लोगों को इससे समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके ज़रिए से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अब हम दूसरा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, इसके ज़रिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला समीकरण है x + y = 50 और x + 2y = 75। दूसरा है, ये पहला समीकरण है। तो हम समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर देखें, यहाँ पर ये तो समान है तो इसे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। इसको घटाने पर ये कट जाएगा, माइनस हो जाए, माइनस का चिन्ह, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा -2y में से अगर y जाएगा तो हमारे पास सिर्फ -y बचेगा, और 75 में से 50 जाएगा तो हमारे पास -25 बचेगा। माइनस कट जाएगा, y = 25 हमारे पास ये एक चर का मान आ जाएगा। जो हमारे पास आ गया y = 25, इसमें हम y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जिससे आसानी से हमारे दोनों चर का मान आ जाएगा। तो अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 है x + y = 50। तो हम x + y के जगह पर 25 आ जाएगा, x + 25 = 50। तो x = 50 और यह प्लस में था 25, तो इधर जाकर प्रतिस्थापित होकर माइनस में हो जाएगा, या माइनस के 25 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान भी 25 आ रहा है और y का मान भी 25 आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अतः इस समीकरण का हल हो जाएगा x = 25 और y